हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। पहले कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज के करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की हुई है और अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं अप्रेश कुमार सिंह। भारत और ग्रीस के बीच में इनिओचस 2023 नाम का एक अभ्यास आयोजित हुआ है। इसके अलावा अभी हाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय की गुफा में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है। L&T कंपनी द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग की मदद से डाकघर भवन बनाया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल ने 3 विधेयक को मंजूरी दे दी है। इन तीनों विधेयकों के नाम आप यहाँ पर वीडियो को पास करके देख सकते हैं। और अभी हाल में जम्मू कश्मीर ने 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अभी तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है युगांडा में। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। ये तो कल का रिवीजन रहा आपका। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई? तो दोस्तों 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं वर्षी थी और उस अवसर पर लोगों ने वहां पर जाकर के जो उस टाइम पर जो 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जितने भी लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ पर आप देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आपके सामने। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, एक्चुअली में हुआ ये था कि 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग शांतिपूर्ण रूप से एक प्रदर्शन करने के लिए इस बाग में इकट्ठा हुए थे। उस टाइम पर बेसिकली 2 राष्ट्रवादी नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके विरोध में वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और बताया जाता है लगभग 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी टाइम पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर वहां पर पहुंच गया और उसने सोचा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर भीड़ इकट्ठा होती रहेगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, मतलब कि बगावत पर लोग उतर आएंगे क्योंकि भीड़ में शक्ति होती है। तो एक दबाव ये देना चाहता था। बाद में ये अपने इंटरव्यूज वगैरह में बताया कि वो सबक सिखाना चाहता था और इसको लेकर के जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी, ये बाग बहुत बड़ा था। अब आप सोच लो जब 25,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो बाग कितना बड़ा होगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहा करती थी ना, उस जगह पर जाकर के सबसे ज्यादा फायरिंग करवा दिया और 1,000 से ज्यादा लोग बताया जाता है कि मृत्यु हो गई। हालांकि ऑफिशियल डाटा एग्जैक्टली कुछ पता नहीं लग पाया कितना हुआ। ऑफिशियल डाटा को तो बहुत कम बताया गया। बहुत सारे लोग तो वहां पर एक कुआं था, सूखा कुआं था, उसमें जाकर के कूद गए जिससे गोलियों से जान बच सके। लेकिन इतने लोग कूदे कि नीचे वाले बेचारे दब करके मर गए और आज भी वो कुआं जो है वैसे है वहां पर। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी के 104 वर्ष हो चुके हैं। 104वीं वर्षी मनाई गई है। जलियांवाला बाग ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा एआई निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है इसमें दोस्तों 5वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स जारी की है और इसमें बताया है कि कौन सा देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पिछले साल में। तो इसमें भारत को मिला है 5वां स्थान। भारत ने $3.24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है इसमें। टॉप पर अमेरिका है और सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर यूके है, फोर्थ पर है इजराइल। यहां पर देखो 5वें स्थान पर भारत है। क्लियर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है क्या दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हिंदी में बोलोगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एक ऐसा इंटेलिजेंस, एक ऐसा बुद्धिमत्ता जो किसी मशीन की हो, ठीक है, किसी व्यक्ति की ना हो, किसी प्राकृतिक व्यक्ति का कोई बुद्धि दिमाग ना हो इसमें, ये कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, यानी रोबोट, मशीन या कोई भी। तो आजकल के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अभी आप देखो बहुत सारे टूल निकल करके आए हैं, जैसे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो आकर के ये तबाही मचा दिया है। चैट जीपीटी ये ओपन एआई का टूल है। ओपन एआई एक कंपनी है जिसके मालिक हैं एलन मस्क और उनकी ये कंपनी है। चैट जीपीटी ने ला करके इसने अपना प्रारूप जो पेश किया, शुरुआत के 1-2 वर्जन जो पेश किए, उसी ने ही सबको चौंका दिया।
ये हर एक वो काम कर सकता है जो कोई एक समझ लो एक प्रकार से स्टेनोग्राफर टाइप का या टाइपिस्ट टाइप का जो काम करता है, या कोई वीडियो एडिटर हो, ये सारा काम ये कर लेता है। चाहे वीडियो एडिटिंग हो या फिर किसी का स्क्रिप्ट लिखवाना हो, स्टोरी लिखवाना हो, होमवर्क पूरा करवाना हो किसी का, या फिर कोई आर्टिकल लिखना हो, किसी को मेल लिखना हो, ये सारा काम ये कर देता है, और वो भी कुछ ही मिनटों में। खास बात तो ये है, बिल्कुल ये किसी एक व्यक्ति जैसे सोचता है उसकी तरीके से लिखता है ये। तो ये आने वाला टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के देखो अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक इंडेक्स ही जारी कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुई? तो दोस्तों चाइना में, जैसा कि आप जानते हो चाइना वायरस का जन्मदाता होता ही है। यहाँ पर एक और वायरस का मामला निकल करके सामने आया है, H3N8। अभी तक आपने सुना था H3N2, अभी कुछ दिन पहले H3N2 खूब फैला था ना भारत में भी। तो H3N8 यहाँ पर मामला सामने आया है कि ये एक बर्ड फ्लू है, और इससे दुनिया की पहली मौत इस देश में देखने को मिली है। हालांकि चाइना का अगर बस चलता तो चाइना इसके बारे में कुछ बताता भी नहीं किसी को। ये तो अच्छा हो WHO की टीम यहाँ पर है, देख रही है भाई, अब तो यहाँ पर परमानेंट ही रुकना पड़ेगा, ये लोग हमेशा कोई ना कोई वायरस निकालते रहते हैं। तो WHO की टीम ने रिवील किया कि यहाँ पर देखो एक चाइना में डेथ हुई है, और वो डेथ H3N8 बर्ड फ्लू के कारण हुई है ह्यूमन की। जनरली देखा जाता है कि H3N8 जो बर्ड फ्लू वायरस है, ये पक्षियों में पाया जाता है, बर्ड फ्लू है ये। लेकिन अभी पहली बार इसका जो सब टाइप है वो एक महिला में पाया गया, और वो महिला संक्रमित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। हालांकि इनकी उम्र 56 साल बताई जा रही है, तो दुर्लभ स्ट्रेन से ये संक्रमित हुई थी। गुआंगडोंग दक्षिण प्रांत में पड़ता है चाइना के, वहां पर यह मामला देखने को मिला है। 3 लोग और इससे संक्रमित हैं, अब देखना है ये कब जाते हैं। फिलहाल H3N8 इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है, ये प्राथमिक रूप से पक्षियों का वायरस है, और चाइना में हुआ। चाइना के ही वुहान शहर में, वुहान लैब में सबसे पहले कोरोना का केस मिला था। ठीक है ना। आगे, हाल ही में आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो आईपीएल के किसी एक टीम के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले और इकलौते कप्तान बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग के लिए केवल 200 मैच में ये कप्तानी कर चुके हैं। हालांकि ये 200 से ज्यादा मैचों में कप्तानी ओवरऑल कर चुके हैं, क्योंकि बीच में 2 साल के लिए सीएसके बैन हो गया था 2016 और 2017 में। तो उस टाइम पर ये पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेला करते थे, और फिर 2016 में ये पुणे सुपर जायंट्स के भी कप्तान बनाए गए थे। लेकिन यहां पर केवल चेन्नई की अगर बात की जाए, चेन्नई सुपर किंग की, तो उसके लिए ये 200 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, और ये ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। ठीक है, मतलब अभी तो बाकी जो और भी हैं इनसे पीछे अगर आगे बात करें हम लोग रोहित शर्मा की, तो वो अभी 145 मैचों में मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी किए हैं, जो कि बहुत पीछे हैं। अब आप सोचो, एक सीजन में 14 लीग मैच होते हैं, उसके बाद फिर 2 मैच और जोड़ लो, 2 मैच 3 मैच, तो 14 मैच होते हैं। अभी 145 हैं, तो आप देखो 14 तिया 42, तो अभी इनसे तो 3 सीजन में अगर और अधिक रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे लगातार 3 से 4 सीजन में, तब इनसे आगे निकल पाएंगे। और फिलहाल अभी तो आईपीएल ये वाला तो शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत सारे मैच खेलने हैं। यानी कि रोहित शर्मा को अगर इनको पीछे करना है तो अभी कम से कम 3 या 4 सीजन में लगातार कप्तानी करनी होगी। ठीक है, दूसरे नंबर वाले। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग टीम के मालिक हैं एन श्रीनिवासन, चित्रा श्रीनिवासन और रूपा गुरुनाथ मयप्पन, जिनमें से एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सब ने मिलकर के अभी एमएस धोनी को सम्मानित किया, विशेष स्मृति चिन्ह भी इनको भेंट किया है। टीम के मालिक भी पूछे जाते हैं। आईपीएल पर मैंने वीडियो दी हुई ही थी, और उसमें मैंने टीम मालिकों को भी बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था, और जल्द ही एक नई फ्रेश वीडियो आएगी। ये आईपीएल से बहुत सारे डाटा इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे ये समाप्ति के कगार पर आता है, मैं आपको एक वीडियो दूंगा फिर से। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग वैसे आईपीएल में बात करें तो 4 बार अभी तक ये विनर रह चुकी है, 4 बार की विजेता टीम रह चुकी है। और चेन्नई सुपर किंग ही अगर आपको याद हो तो ये पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी थी, पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी थी। ठीक है ना, फ्रेंचाइजी बनी थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया रैपिडेक्स।
रैपिडेक्स जो होगा ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा होगी। अब ये क्षेत्रीय रेल सेवा कहाँ कहाँ को कवर करेगी? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये आरआरटीएस। ये कहाँ कहाँ को कवर करेगी? ये दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। एनसीआरटीसी के द्वारा इसको बनाने का टेंडर दिया गया है। एनसीआरटीसी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अब ये क्या करेगा कि जो एनसीआर रीजन है ना, नेशनल कैपिटल रीजन है, उस एरिया में ये तेजी से रैपिड ये सेवाएं प्रोवाइड करेगा, ट्रेन सेवाएं, तो जिससे बहुत सारा लोगों का समय बच सकेगा। दिल्ली से मेरठ तक यात्रा करना हो तो काफी टाइम लग जाएगा, गाजियाबाद से मेरठ करना हो तो काफी कम समय लगेगा। तो ये है रैपिड एक्स, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम आप सुनते हो, ट्रेन 18, जिसका पहले नाम था और आगे चल करके इसका नाम बदल करके रख दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। हालांकि ये लंबी दूरियों के लिए है, ये क्षेत्रीय रेल सेवा नहीं है, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस लंबी दूरियों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के तट से श्रेणी 4 का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इल्सा टकराया? तो इल्सा नाम का जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो कि कैटेगरी 4 का है, ये अभी ऑस्ट्रेलिया के तटों से टकराया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, साइक्लोन इल्सा रैपिडली इंटेंसिफाइज। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ये तटों से टकराया हुआ है। इसका अभी 160 से 199 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई जा रही है और जिसमें ये बताया जा रहा है 225 से 279 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसमें हवा के झोंके लगते हैं, इसीलिए इसे श्रेणी 4 में रखा गया। अगर श्रेणी 5 होता तो औसत हवा की जो एवरेज स्पीड है वायु की, एयर की, वो 200 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है और हवाओं के जो झोंके लगते हैं बीच बीच में ना, वो 280 किलोमीटर पर आवर की तरफ से रफ्तार से लगते हैं। तो अप्रैल 2023 में ये आया हुआ है इल्सा नाम का चक्रवाती तूफान। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया और नया लोगो जारी किया? तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अभी हाल ही में अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया और एक नया लोगो अपना जारी किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, सेबी सेलिब्रेट्स 35th फाउंडेशन डे और अनवील किया इन्होंने न्यू लोगो। न्यू लोगो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सेबी देखो इस प्रकार से लिखा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ ना, उसके बाद से ही इसको और ज्यादा पावर दे दिया गया। ये जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, धोखाधड़ियां होती है या फिर कुछ भी होता है, उनकी निगरानी करता है, उसको रेगुलेट करने के लिए काम आता है, सिक्योरिटीज वगैरह के लिए। वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अच्छा, एक और जरूरी बात, 15 तारीख लास्ट डेट है कल। इसमें अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, मात्र 399 में है अभी के लिए। तो कल, आज और कल 2 दिनों का मौका अभी और आपके लिए बचा है। जिनको जिनको ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस लगातार चल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही शानदार क्लास चल रही हैं, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। व्हाट्सएप पर वगैरह पर आप लोग के मैसेज भी आते हैं, सारा कुछ मिल रहा है। और एक और जानकारी मिली हुई है, ऐसे ही सब कुछ, इतना ही कंटेंट जो बाकी चैनल्स दे रहे हैं वो 2100, 1900, 1500 में दे रहे हैं, यही सारा कंटेंट आपको यहाँ पर 399 में दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आप देखो इतना सारा कंटेंट के साथ, और साथ ही साथ जो लोग बाकी लोग देख रहे हैं वो 50 मॉक टेस्ट, ये PYQ का ये तो देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें जो 2100 का प्राइस है वो आपको 399 पर यहाँ पर मिल रहा है और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। बाकी आपके ऊपर है। SSC CGL की अगर टायर 1 और टायर 2 की दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। MZT ऐप पर जाइएगा, कोई भी डाउट हो, इशू हो और जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगला, किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI, सेसी को अभी मिनी रत्न श्रेणी 1 कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। तो इसे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री के स्वामित्व वाली ये कंपनी है, तो इसे उसके द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। सेसी की स्थापना 2011 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं सुमन वर्मा। वर्तमान में अगर भारत में बात की जाए तो 12 महारत्न कंपनियां हैं, 12 ही नवरत्न कंपनियां हैं और ये मिनी रत्न की श्रेणी 1 है। ठीक है, जो शामिल की गई है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे
सर ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ये है क्या? तो देखो, भारत सरकार की ऐसी कंपनियां जिसमें 50% से ज्यादा शेयर भारत सरकार का हो, तो भारत सरकार का अगर 50% से ज्यादा शेयर है तभी तो भारत की सरकारी कंपनियां हुई। तो भारत की सरकार की ऐसी सरकारी कंपनियां जो बहुत ही अच्छा खासा व्यापार कर रही होती हैं, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रही होती हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया जाता है उनके वैल्यूएशन के हिसाब से, उनके प्रॉफिट के हिसाब से। अब इसी प्रकार से 4 कैटेगरी की गई है। एक तो है महारत्न। महारत्न मतलब कि वो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 12 वो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वर्तमान समय में जिन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त है। अब इनमें ये बहुत सारी क्राइटेरिया दी गई रहती हैं कि पिछले 3 साल में 10,000 करोड़ तक का कम से कम ये लाभ हर साल प्रॉफिट गेन किया हो, इसके बाद इसकी वैल्यूएशन एक सर्टेन अमाउंट हो, विदेशों में भी व्यापार कर रही हो। ऐसे ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड किए गए रहते हैं चारों कैटेगरी के लिए। तो जो जो कंपनियां उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो कैटेगरी कौन कौन सी है फिर से सुन लो। महारत्न की है, नवरत्न की है, फिर होता है मिनी रत्न कैटेगरी 1, फिर होता है मिनी रत्न कैटेगरी 2। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी डिसाइड की गई हैं और इस पर कोर्स में तो आपको फुल वीडियो भी दी गई है। अब यहाँ पर तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल बता नहीं सकता, आपको टाइम की दिक्कत है, लेकिन इस पर वीडियो आपको दिया गया है। अगला, मार्च 2023 के लिए किस महिला क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मार्च 2023 के लिए रिवील कर दिया गया है। अब इसमें महिला क्रिकेटर की बात पूछी गई है, तो इस बार की महिला क्रिकेटर विजेता है हेनरिएट इसिन्वे। हेनरिएट इसिन्वे जो है यहाँ पर आप देख पाओगे ये साकिब अल हसन के साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी को चुना जाता है। साकिब अल हसन को दूसरी बार चुना गया है, सेकंड टाइम चुना गया है, और हेनरिएट इसिन्वे जो है ये पहली बार चुनी गई है। हेनरिएट इसिन्वे कहाँ की हैं? रवांडा की ये विमेन क्रिकेटर है, जबकि साकिब अल हसन आप जानते हो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। साकिब अल हसन 2 बार ये पुरस्कार जीतने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी भी बन गए हैं। पिछली बार जुलाई 2021 में चुने गए थे। आईसीसी जनवरी 2021 से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाना शुरू किया है और जनवरी 2021 में सबसे पहले दिया गया था ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को दिया गया था सबसे पहले ये अवार्ड जनवरी 2021 के लिए। आईसीसी की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ एलार्डेस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों एशियन कुश्ती चैंपियनशिप चल रही है, कहां पर? अस्ताना में चल रही है, कजाकिस्तान के अस्ताना में। यहां पर अमन सहरावत ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। यहां पर आप देख पाओगे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अमन सहरावत विंस फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। और वहीं दीपक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भी बहुत सारे मेडल आए हैं, चलिए देखते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में यह आयोजन हुआ और अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। दोस्तों इसी कैटेगरी में रवि कुमार दहिया 2020, 21 और 2022 में गोल्ड जीत चुके हैं। इस बार चोटिल थे इसलिए शामिल नहीं हुए। वैसे ये सिल्वर मेडल भी जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, रवि कुमार दहिया। अभी इस टूर्नामेंट में बात करें तो महिलाओं में अंतिम पंघाल सिल्वर मेडल, और वहीं अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हड्डा, इन लोगों ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कल इस पर पूरा का पूरा मैं लिस्ट लेकर के आऊंगा आपके लिए, और कितना क्या जीता, कौन कौन क्या जीता, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग एसएससी सीजीएल का टायर 1 और टायर 2 सीरियसली टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस 399 रुपए के पेमेंट पर आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ये सिर्फ 15 तारीख तक 399 में है, उसके बाद प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन लास्ट डे की बात करते हैं हम लोग। जो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था, आम आदमी पार्टी को किस राज्य में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? तो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, यहां पर इसके चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए इसे मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। हाल ही में जारी सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छी शहरों की लिस्ट में पहले पर है बर्लिन, ठीक है, जर्मनी का है, और 19वें स्थान पर है मुंबई। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है यूरी गागरिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। ये किस वर्ष में बने थे? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है।
चलिए दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में आंसर कीजिएगा और इसकी क्विज और पीडीएफ जाकर के फ्री में सॉल्व कर लो। पिछले सभी दिनों के फ्री पीडीएफ फ्री क्विज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे एमजीटी ऐप पर। जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। कोर्सेज वगैरह भी लेने हैं तो आप यहीं पर जाकर के ले सकते हैं और हमारी ई बुक भी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।